चलिए 24 साल पीछे चलते हैं। 27 फरवरी 2002, गुजरात का गोधरा शहर। साबरमती एक्सप्रेस का कोच S6 आग की लपटों में है। अंदर फंसे 59 लोग मारे जाते हैं। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे गुजरात को एक भयानक आग में झोंक दिया। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक नेशनल मिस्ट्री बन गई। आग कैसे लगी? क्या ये एक स्पॉन्टेनियस हादसा था या एक वेल प्लान साजिश? 2 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन ये सवाल आज भी हवा में है और समाज को बांटे हुए है। हमारे पास इस पर काफी सोर्सेज हैं। एक तरफ लेखक फ्रांसवा गौतिये की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है, जो मीडिया नैरेटिव्स और कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप्स की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाती है। दूसरी तरफ हमारे पास उन सभी सरकारी जांचों का सार है, नानावती कमीशन, बनर्जी कमेटी, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, जिनके कंक्लूजन्स एक दूसरे से जमीन आसमान के फर्क पर थे। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग दावों और कहानियों के जाल को सुलझाया जाए। हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। मकसद है ये समझना कि एक ही घटना की इतनी सारी और इतनी अलग अलग तस्वीरें क्यों और कैसे बनी। Let's try and understand the anatomy of a controversy. बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस सुबह से, 27 फरवरी 2002। उन फैक्ट से जिन पर ज्यादातर लोग अग्री करते हैं। साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से लौट रही थी और उसमें बड़ी संख्या में कार सेवक थे। ट्रेन पहले से ही करीब 4 घंटे लेट थी। सुबह 7:43 पर वो गोधरा स्टेशन पहुंची। सोर्सेज के मुताबिक ट्रेन जैसे ही स्टेशन से रवाना हुई, उस पर बाहर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस अफरा तफरी में किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से ज्यादा दूर नहीं, करीब 100 मीटर आगे जाकर ही रुक गई। तो क्या ये पहली बार था जब ट्रेन रुकी? क्या तभी हमला शुरू हो गया था? नहीं, ये बस शुरुआत थी। रेलवे पुलिस ने उस छोटी भीड़ को हटाया और ट्रेन फिर से चल पड़ी। लेकिन मुश्किल से 500-600 मीटर ही आगे बढ़ी होगी कि चेन फिर से खींची गई। इस बार ट्रेन सिग्नल फालिया नाम के इलाके के पास रुकी, जो एक मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका था। और इस बार हालात बहुत अलग थे। अलग कैसे? इस बार वहां 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा थी और ये सिर्फ पत्थर नहीं फेंक रही थी। आई विटनेस अकाउंट्स और रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रेन पर एसिड, बल्ब और जलती हुई चीजें फेंकी जा रही थीं। खास तौर पर S5, S6 और S7 कोच को निशाना बनाया गया। और ट्रेन वहां से निकल नहीं सकती थी? नहीं। सोर्सेज बताते हैं कि भीड़ ने S6 और S7 कोच के बीच का वैक्यूम पाइप काट दिया था। इसे एयर ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। इसके कटने का मतलब है कि ड्राइवर चाहकर भी ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकता। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कोच के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। और इसी क्योस के बीच कोच S6 में आग लग गई। पूरा हमला चश्मदीदों के मुताबिक 20-25 मिनट तक चला। जब तक आग बुझाई जाती, 59 लोग मारे जा चुके थे। इनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे थे। यहीं से भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ। What caused the fire? आग लगी या लगाई गई? और इसी सवाल ने एक नहीं बल्कि कई जांचों को जन्म दिया। कमाल की बात यह है कि आग एक थी, लेकिन उसकी वजह पर बनी हर रिपोर्ट की कहानी बिल्कुल अलग थी। सबसे पहले बात करते हैं नानावती मेहता कमीशन की, जिसे गुजरात की तत्कालीन सरकार ने नियुक्त किया था। इस कमीशन ने सालों तक जांच की, सैकड़ों गवाहों से बात की और उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। ये आग एक प्रीमेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी यानी एक पूर्व नियोजित साजिश थी। साजिश मतलब ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी? नहीं, कमीशन का यही कहना था। उन्होंने इसके पीछे क्या लॉजिक दिया? कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि इसकी प्लानिंग एक रात पहले गोधरा के अमन गेस्ट हाउस में हुई थी। रिपोर्ट में कुछ लोगों के नाम भी लिए गए हैं। ये भी कहा गया कि हमलावरों ने पहले से ही लगभग 140 लीटर पेट्रोल का इंतजाम कर रखा था। उनका तरीका ये था कि कोच के अंदर जलते हुए कपड़े फेंके जाएं ताकि आग अंदर से फैले। ये एक बहुत स्पेसिफिक आरोप था। तो एक तरफ राज्य सरकार की जांच इसे एक सोची समझी साजिश बता रही थी, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। 2004 में जब केंद्र में सरकार बदली तो तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने जस्टिस UC बनर्जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई और इस कमेटी के निष्कर्ष नानावती कमीशन से 180 डिग्री अलग थे। बनर्जी कमेटी ने कहा कि आग एक एक्सीडेंटल फायर थी। साजिश की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।
एक्सीडेंटल फायर, मतलब ये सब एक हादसा था। बनर्जी कमेटी इस नतीजे पर कैसा पहुंची? बनर्जी कमेटी का तर्क था कि कोच के अंदर पेट्रोल या किसी और ज्वलनशील पदार्थ को बाहर से फेंकना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि आग शायद कोच के अंदर ही किसी वजह से लगी, हो सकता है किसी स्टोव या सुलगती सिगरेट से। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ स्थानीय मुसलमानों ने तो आग बुझाने और घायलों की मदद करने की कोशिश भी की थी। ये नानावती कमीशन की रिपोर्ट से बिल्कुल उलट कहानी थी। ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक ही घटना पर 2 ऑफिशियल इंक्वायरीज और दोनों के नतीजे बिल्कुल ऑपोजिट। तो फिर किस रिपोर्ट को सही माना गया? यहीं पर एक लीगल ट्विस्ट आता है। गुजरात हाईकोर्ट ने बाद में बनर्जी कमेटी को ही अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट का कहना था कि जब एक जुडिशियल कमीशन, मतलब नानावती कमीशन, पहले से ही मामले की जांच कर रहा है तो सरकार एक समानांतर कमेटी नहीं बना सकती। इस फैसले के बाद बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट की कानूनी वैधता ही खत्म हो गई। अच्छा, यानी स्थिति ये बनी कि राज्य सरकार की जांच कहती है साजिश, केंद्र सरकार की जांच कहती है हादसा, लेकिन उसे कोर्ट अवैध बता देती है। इस कंफ्यूजन के बीच क्या कोई फॉरेंसिक सबूत था? हाँ, और उसने मामले को और भी उलझा दिया। गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट एक तीसरी ही दिशा में इशारा कर रही थी। FSL की जांच में पाया गया कि आग कोच के अंदर से शुरू हुई थी और करीब 60 लीटर ज्वलनशील तरल कोच के फ्लोर पर एक जगह डालकर फैलाया गया था। वेट अ मिनट, आग अंदर से लगी, ये तो बनर्जी कमेटी की बात से मिलता है, लेकिन ज्वलनशील तरल का इस्तेमाल हुआ, ये नानावती कमीशन की साजिश वाली थ्योरी को सपोर्ट करता है। ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। बाहर थी तो उन्होंने 60 लीटर पेट्रोल कोच के अंदर कैसे पहुंचाया? क्या कोई अंदर से मदद कर रहा था? FSL की रिपोर्ट ने साजिश की थ्योरी को वैज्ञानिक आधार तो दिया, लेकिन कैसे का जवाब नहीं दिया। ये दिखाता है कि कैसे सच भी कई बार सत्ता के समीकरणों में उलझ जाता है। उस वक्त गुजरात और केंद्र में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें थीं और शायद इन जांचों के निष्कर्ष सिर्फ सबूतों पर नहीं बल्कि राजनीतिक नजरियों पर भी आधारित थे। जांचों के इस चक्रव्यूह के साथ साथ एक और लड़ाई चल रही थी, नैरेटिव की लड़ाई। मीडिया में, पब्लिक डिस्कोर्स में, और वहां भी तस्वीरें बहुत अलग-अलग थीं। बिल्कुल। हमारे एक सोर्स के मुताबिक ज्यादातर भारतीय अखबारों ने इसे हिंदू तीर्थयात्रियों को जिंदा जलाया की तरह रिपोर्ट किया, जिससे एक समुदाय के खिलाफ गुस्सा भड़का। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों पर आरोप लगे कि उन्होंने पीड़ितों को हिंदू चरमपंथी या एक्टिविस्ट कहकर घटना की गंभीरता को कम करने की कोशिश की। और इसी दौरान एक कहानी बहुत तेजी से फैली, जिसे प्रोवोकेशन थ्योरी या उकसावे की कहानी कहा गया। ये क्या थी? ये कहानी ये थी कि हिंसा की शुरुआत कार सेवकों ने की थी। कहा गया कि गोधरा स्टेशन पर कुछ कार सेवकों का एक मुस्लिम चाय वाले से झगड़ा हुआ। उन्होंने उसकी दाढ़ी खींची और उसकी 16 साल की बेटी को अगवा करने की कोशिश की, और इसी उकसावे के जवाब में भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया। इस कहानी ने गोधरा की आग को एक बदले की कार्रवाई के तौर पर पेश किया। लेकिन इस कहानी का आधार क्या था? क्या ये सच थी? लेखक फ्रैंकोइस गॉटिये के सॉस के मुताबिक ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। जिस रिपोर्टर अनिल सोनी के नाम से ये खबर फैली, उन्होंने खुद इसका खंडन किया और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। बाद में नानावती कमीशन ने भी अपनी जांच में इस पूरी कहानी को झूठा पाया और कहा कि इसे कुछ संगठनों ने जानबूझकर फैलाया था ताकि मुख्य साजिश पर पर्दा डाला जा सके। ये दिखाता है कि कैसे ऐसे तनावपूर्ण माहौल में अफवाहें सच से ज्यादा तेजी से फैलती हैं और एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी बना देती हैं। What's fascinating here is कि इन कहानियों का सच क्या था, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया कि ये नैरेटिव कितने पावरफुल थे। इसी तरह दंगों के दौरान लेखिका अरुंधति रॉय के एक लेख में कहा गया कि पूर्व सांसद एहसान जाफरी की बेटियों को जिंदा जला दिया गया। बाद में जाफरी के बेटे ने खुद सामने आकर बताया कि उनकी बहनें तो विदेश में सुरक्षित हैं, लेकिन तब तक ये कहानी अपना काम कर चुकी थी। और इस पूरी उलझन, अफवाहों और नैरेटिव्स की लड़ाई का एक बहुत बड़ा सिंबल बना जहीरा शेख और बेस्ट बेकरी का मामला। बेस्ट बेकरी कांड गोधरा के बाद हुए दंगों से जुड़ा एक हॉरिफाइंग केस था, जिसमें 14 लोगों को एक बेकरी में जिंदा जला दिया गया था। जहीरा शेख इस मामले की मुख्य गवाह थीं।
उसका केस दिखाता है कि न्याय की लड़ाई में सच कितना फ्रैजाइल हो सकता है। कैसे? उसके साथ क्या हुआ था? पहले ज़ाहिरा ने कोर्ट में गवाही दी कि उसने किसी को नहीं पहचाना और आरोपी निर्दोष हैं। सारे आरोपी बरी हो गए। कुछ समय बाद वो एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के साथ सामने आई और कहा कि उसने स्थानीय नेताओं के डर से झूठ बोला था। केस दोबारा खुला, लेकिन फिर कहानी ने एक और मोड़ लिया। ज़ाहिरा ने फिर पाला बदला और इस बार तीस्ता सीतलवाड़ पर ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने उसे डरा धमकाकर और पैसे का लालच देकर झूठा बयान दिलवाया था। मतलब एक ही गवाह के 3 अलग-अलग बयान। कोर्ट ने इस पर क्या रोक अपनाया? अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ज़हीरा शेख को सेल्फ कंडेम्ड लायर, यानी एक ऐसी झूठी जिसने खुद अपनी पोल खोल दी, कहा। कोर्ट की अवमानना के लिए उसे 1 साल की सजा और जुर्माना भी हुआ। लेकिन उसके बदलते बयानों के आधार पर जो केस दोबारा चला, उसमें पहले बरी हुए लोगों में से 9 को उम्र कैद की सजा हो गई। ये मामला दिखाता है कि कैसे पीड़ित और गवाह भी इस राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में पिस कर रह जाते हैं। तो इन तमाम जांचों, विवादों और मीडिया ट्रायल के बाद आखिरकार कानूनी अंजाम क्या हुआ? आखिरकार मामला नानावती कमीशन की साजिश वाली थ्योरी के आधार पर चला। फरवरी 2011 में एक स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 31 लोगों को हत्या और साजिश का दोषी पाया, जबकि 63 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। और सजा क्या सुनाई गई? सजा बहुत गंभीर थी। 31 दोषियों में से 11 को मौत की सजा और 20 को उम्र कैद दी गई। ट्रायल कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना, जो दिखाता है कि अदालत ने साजिश की थ्योरी को कितनी गंभीरता से लिया था। लेकिन क्या ये सजाएं बरकरार रहीं? पूरी तरह से नहीं। 2017 में जब मामला गुजरात हाई कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया। इसका कोई स्पष्ट कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद हाई कोर्ट को लगा कि कैपिटल पनिशमेंट के लिए सबूतों का स्टैंडर्ड और भी हाई होना चाहिए था। ये फैसला भी दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया में भी इस घटना को लेकर एक हद तक अनिश्चितता बनी रही। लेकिन गोधरा की आग का असर सिर्फ कोर्ट के फैसलों और जेल की सजाओं तक तो सीमित नहीं था। इसका जो सबसे भयानक नतीजा निकला वो थे गुजरात दंगे। बिल्कुल, वो इसकी सबसे दर्दनाक लेगेसी है। गोधरा कांड के ठीक अगले दिन 28 फरवरी से पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। ये एक तरफा नहीं थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें करीब 790 मुसलमान और 254 हिंदू मारे गए। हजारों लोग घायल हुए, लाखों बेघर हो गए। हमारे एक सोर्स के मुताबिक करीब 40,000 हिंदू भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर थे। समाज में एक ऐसी दरार पड़ गई जो शायद आज तक पूरी तरह से नहीं भर पाई है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमारे सामने एक भयावह घटना है, उसके बाद उससे भी बड़ी त्रासदी है। हमारे पास सरकारी जांच रिपोर्टें हैं जो एक दूसरे को सिरे से खारिज करती हैं, और अदालती फैसले हैं जो एक थ्योरी को सच मानकर सजा सुनाते हैं, लेकिन दूसरे थ्योरी पर सवाल फिर भी बने रहते हैं। की कहानी है कि सच कैसे बनाया और बिगाड़ा जाता है। ये दिखाती है कि मीडिया धारणाओं को कैसे शेप करता है, राजनीतिक जरूरतें जांचों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, और एक गहरे पोलराइजेशन वाले समाज में न्याय का रास्ता कितना मुश्किल और घुमावदार हो सकता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहेंगे। जब किसी एक घटना पर आधिकारिक रिपोर्टें ही एक दूसरे से बिल्कुल उलट हों, जब समाज सच के लिए नहीं बल्कि अपने अपने नैरेटिव के लिए लड़ रहा हो, तो ऐसे में जख्म कैसे भरते हैं? क्या किसी एक साझा सच तक पहुंचना मुमकिन भी है, या फिर समाज को अलग अलग अधूरे सच के साथ ही जीना सीखना पड़ता है?